कहना नहीं चुका रे, रिश्ता बीच में आ गया। ये रिश्ता जो भी बीच में आया ना, यही होता है खून का रिश्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशंस, और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। So on that note, my dear students, a very warm welcome to all of you. As we all know that CA Foundation के मैथ्स का सिलेबस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, नेमली बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। लॉजिकल रीजनिंग में कुल मिला के 4 चैप्टर्स है, जिसका टोटल वेटेज 20 मार्क्स है। अगर आपने ये 4 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लिया तो फिर तो ये 20 मार्क्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, करेक्ट? सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट with the most interesting and the easiest chapter of logical reasoning, and that is blood relations. So now let us first understand the definition of blood relation. Right, any relation in the world which is either by birth or by marriage is called a blood relation. मतलब क्या? जन्म से जो हमारे रिश्ते बनते हैं और शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं, वही रिलेशंस को हम ब्लड रिलेशंस बोलेंगे, करेक्ट? बाय बर्थ एंड बाय मैरिज। तो ये जो मुंह बोला भाई बहन हुआ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कंसेप्ट हुआ, ये ब्लड रिलेशंस की कैटेगरी में फॉल करने वाला नहीं है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है? एनी रिलेशन बाय बर्थ विल बी मदर, फादर, सन, डॉटर। हमारे जो रिश्ते हमारे माता पिता के साथ है, हमारे माता पिता का जो रिश्ता हमारे साथ है, वो होता है ब्लड रिलेशन। और एनी रिलेशन बाय मैरिज में क्या होगा? हमारे सास ससुर के साथ जो हमारा रिलेशन है, सास ससुर का हमारे साथ जो रिलेशन है, वो सब आता है बाय मैरिज वाले कैटेगरी में, ठीक है? सो दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लड रिलेशंस, करेक्ट? नाउ ये तो था डेफिनेशन। अब हम ब्लड रिलेशंस के प्रॉब्लम्स को तभी अच्छे से टैकल कर पाएंगे जब हमें खुद अच्छी तरीके से नॉलेज होगा ब्लड रिलेशंस का। और वो कैसे होगा? द इजीएस्ट एंड द नॉन कंफ्यूजिंग वे to solve the blood relations problems would be to draw a family tree diagram and increase the levels in the hierarchy as shown below. ठीक है, hierarchy क्या है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। आप समझिए, आप थर्ड जनरेशन में हो, आप मिडिल वाले जनरेशन में हो, आपके ऊपर 2 जनरेशन, आपके नीचे 2 जनरेशन है। ओके, आपके ऊपर वाले जनरेशन में कौन है? आपके माता पिता है। आपके वाले जनरेशन में कौन है? आपके भाई बहन है, आपके कजन्स है, करेक्ट? अब आपके ऊपर वाले हुए आपके पेरेंट्स वाला जनरेशन, उनके ऊपर वाला कौन सा होगा? आपके ग्रैंड पेरेंट्स वाला जनरेशन, मतलब आपके माता पिता के मम्मी पापा, मतलब आपके दादा दादी वाला जनरेशन, करेक्ट? ये तो था आपके ऊपर वाला जनरेशन। अब आपके नीचे वाला जनरेशन, आपके नीचे वाला जनरेशन कौन सा होगा? आपके बच्चे, आपके भाई बहन के बच्चे, ठीक है? ये होगा फोर्थ जनरेशन। अब सबसे नीचे वाला जनरेशन कौन सा होगा? जो फिफ्थ जनरेशन है, वो कौन सा होगा? आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, करेक्ट? लेकिन ये डायग्राम को भी अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहे, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझना चाहे, सारे रिलेशंस को, इन सारे रिलेशंस को अच्छे से याद रखना चाहे, तो दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज द की। This basically is the crux of blood relations. ये डायग्राम आपको अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरा ब्लड रिलेशन का चैप्टर सही से समझ में आ गया, करेक्ट? तो चलिए समझते हैं ये डायग्राम को। फर्स्ट assume that this red person is you are this red person, ओके? ये आप है, ये पिंक वाले आपकी मदर है, ये ब्लू वाले आपके फादर है, और मदर फादर के बीच में लेकिन ये पार्टीशन क्यों है? नहीं, लड़ाई नहीं हुआ है। ये पार्टीशन इसलिए है क्योंकि हम मदर के साइड वालों को मैटरनल बोलते हैं और फादर के साइड वालों को पैटर्नल वर्ड से एड्रेस करते हैं। याद कैसे रखेंगे? माँ से मैटरनल, पापा के पास है पैटर्नल, ठीक है? पर जनरली ना हम लोग मैटरनल प्रीफिक्स ज्यादा यूज करते हैं पैटर्नल से, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, पर पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी जल्दी से यूज करते नहीं है, ठीक है? नाउ ये मदर की मदर है और ये मदर के फादर है। यहाँ पे ना हम जितना भी रिलेशंस
देखेंगे और समझेंगे सब आपके रेस्पेक्ट में समझेंगे. थिंक यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और द सोलर सिस्टम, वॉट एवर यू कंसिडर, एंड एवरीथिंग एल्स इज रिवॉल्विंग अराउंड यू. हम सारे रिलेशंस को आपके रेस्पेक्ट में समझेंगे. ठीक है. तो मदर की मदर आपके क्या लगेंगे? ग्रैंड मदर. करेक्ट. मदर के फादर आपके क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर, जिसको हम मैटरनल ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं. अब सोचिए कि ये या तो आपके नाना जी के ब्रदर है या तो नानी के ब्रदर है, या तो ग्रैंड मदर के ब्रदर है या तो ग्रैंडफादर के ब्रदर है. दोनों ही केस में ये आपके ग्रैंड अंकल लगेंगे और उनकी वाइफ आपकी ग्रैंड आंट लगेगी. सिमिलरली चाहे आपके नाना जी की बहन हो या नानी की बहन हो, ये आपकी ग्रैंड आंट लगेगी और इनके हस्बैंड आपके ग्रैंड अंकल लगेंगे. करेक्ट. नाउ आते हैं फादर साइड में. फादर के फादर आपके क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी. और फादर की मदर आपकी क्या लगेगी? ग्रैंड मदर, मतलब दादी. करेक्ट. नाउ यहाँ पे भी चाहे आपके दादा की भाई हो या दादी की भाई हो, दादी का भाई हो, दोनों ही केस में आपका ग्रैंड अंकल लगेंगे और इनकी वाइफ आपकी ग्रैंड आंट लगेगी. करेक्ट. नाउ इफ शी इज सिस्टर ऑफ आइदर योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, वॉट एवर इज द केस, ये आपकी ग्रैंड आंट लगेंगी और इनके हस्बैंड आपके ग्रैंड अंकल लगेंगे. करेक्ट. ये तो था फर्स्ट जनरेशन. अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में. और हम किस जनरेशन में आते हैं? थर्ड जनरेशन में आते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द जनरेशंस, राइट. फिर हमसे नीचे वाले होते हैं फोर्थ जनरेशन और उनसे नीचे फिफ्थ जनरेशन. वैसे तो बहुत सारे जनरेशन्स होते हैं बट हम ये 5-6 जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे आज. नाउ ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड जनरेशन. ओके, मदर फादर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, माता पिता का हो गया. अब आते हैं मैटरनल साइड में. सपोजिंगली ये आपके मदर के ब्रदर है. मदर के ब्रदर आपके क्या होंगे? मामा जी. मामा जी आपके क्या लगेंगे? मैटरनल अंकल या फिर अंकल. ओके. और उनकी वाइफ क्या लगेंगी? मैटरनल आंट. सिमिलरली सपोज ये आपकी मदर की सिस्टर है. मदर की सिस्टर आपकी क्या लगेगी? मासी लगेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? मैटरनल आंट. और उनके हस्बैंड क्या लगेंगे आपके? मैटरनल अंकल, मौसा जी मतलब. तो मदर के ब्रदर हो या फिर मदर के सिस्टर के हस्बैंड हो, मामा हो या मौसा हो, आपके मैटरनल अंकल लगेंगे. वैसे ही मदर की सिस्टर हो या मदर के ब्रदर की वाइफ हो, मतलब मासी हो या फिर मामी हो, दोनों ही आपकी मैटरनल आंट लगेंगी. ओके. नाउ सिमिलरली विल कम टू द पैटर्नल साइड. ये आपके फादर के चाहे बड़े भाई हो या फिर छोटे भाई हो, ये दोनों ही केस में आपके अंकल लगेंगे. हिंदी में इन दोनों का वर्ड्स डिफरेंट है. बड़े भाई के लिए ताऊ जी, छोटे भाई के लिए चाचा जी, राइट. पर यहाँ पे हम अंकल ही बोलेंगे और उनकी वाइफ को क्या बोलेंगे? आंट. सिमिलरली ये आपके फादर की सिस्टर है, लेकिन आपकी क्या लगेंगी? भुआजी लगेंगी, जिसको आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे आंट बोलोगे. और उनके हस्बैंड को अंकल. सो आपके फादर के यंगर ब्रदर हो या एल्डर ब्रदर हो, आपके फादर के सिस्टर के हस्बैंड हो, ये तीनों ही आपके अंकल लगेंगे. फूफा जी, चाचा जी और ताऊ जी आपके अंकल लगेंगे. वैसे ही आपके फादर के सिस्टर हो या आपके फादर के ब्रदर की वाइफ हो, मतलब ताई हो, चाची हो या बुआ हो, सब आपके आंट लगेंगे. सिंपल. ये हो गया सेकेंड जनरेशन. अब आते थर्ड जनरेशन में, मतलब आपका वाला जनरेशन जिसमें आपके कजन्स, आपके सिबलिंग्स है, आपके हम उम्र के लोग हैं. ओके. तो पहले शुरू करते कजन्स से, राइट. आपके मामा मामी के बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, आपका कजन लगेगा. वैसे ही मौसा मौसी के जो बच्चे हैं, ओके, लड़का हो या लड़की हो, वो आपका कजन लगेगा. मतलब मदर के ब्रदर के बच्चे और मदर के सिस्टर के बच्चे आपके कजन लगेंगे. सिमिलरली फादर साइड में आते हैं. फादर के ब्रदर के बच्चे, मतलब आपके ताऊ चाचा के बच्चे
आपके कजन्स लगेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। अगर लड़का है तो भी आपका कजन हुआ, लड़की है तो भी आपका कजन हुआ, ओके। अब ये बुआ फूफा का जो बच्चा है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो भी आपका कजन लगेगा। सो सेम केस लाइक मैटरनल साइड, फादर के ब्रदर के बच्चे और फादर के सिस्टर के बच्चे आपके कजन लगेंगे, हो गया। अब आते हैं आपके भाई बहनों पे। आपके भाई बहन आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके जो खुद के भाई बहन होते हैं। ये ब्लू वाला आपका खुद का ब्रदर है, ये ग्रीन वाली आपकी सिस्टर है, ओके। सो जो खुद के भाई बहन होते हैं ना, हम ब्लड रिलेशंस में बेसिकली उन्हीं को ही ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। बाकी सबको कजन वजन बोलते हैं, लेकिन खुद के भाई बहन को ब्रदर सिस्टर बोलेंगे। तो खुद के ब्रदर को ब्रदर और ये ग्रीन वाले सिस्टर को सिस्टर बोला हमने, ठीक है। इन ब्रदर सिस्टर को हम कलेक्टिवली सिबलिंग्स बोलते हैं, ओके। अब एक चीज़ याद रखना है, जो जन्म से हमारे रिश्ते बनते हैं ना, उनके तो ऐसे नाम है, ठीक है, पर जो शादी के बाद होते हैं ना, उनके नाम पे ना हम इन लॉ जोड़ देते हैं। सिंपल है, शादी के बाद जो भी रिलेशन बनेगा ना, उसमें बस इन लॉ तो जोड़ना ही जोड़ना है, ओके। वैसे ब्रदर सिस्टर तो आपके जन्म से ही भाई बहन है, पर ब्रदर की जो वाइफ है वो तो शादी के बाद आपके ब्रदर की वाइफ बनी ना, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इन लॉ वर्ड यूज करेंगे, मतलब आपकी ये होंगी सिस्टर इन लॉ। वैसे आपके सिस्टर के हस्बैंड आपके क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ। अब भाई बहन की तो शादी हमने करवा दी, अब बारी है आपकी। अब आपके लिए हमें ढूंढना है ग्रूम और ब्राइड, एंड यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, ओके। सो ये जो मैरिज के बाद जो आपके स्पाउस के रिलेटिव्स होंगे ना, स्पाउस के जो फैमिली होंगे, उनमें आपको इन लॉ वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके स्पाउस के जो मम्मी पापा होंगे वो सेकेंड जनरेशन में आएंगे, और वो आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ लगेंगे। सिमिलरली आपके स्पाउस के लिए आपके मम्मी पापा मदर इन लॉ और फादर इन लॉ होंगे, ओके। अब ये है स्पाउस का फैमिली, ये वाला है ना, ये स्पाउस का फैमिली इस साइड, ये स्पाउस का ब्रदर है, खुद का ब्रदर है, और ये स्पाउस का सिस्टर है, ठीक है। नाउ स्पाउस इज अ वर्ड यूज्ड फॉर बोथ, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो सपोज आप मेल हो तो ये आपकी वाइफ होगी, अगर आप फीमेल हो तो ये आपके हस्बैंड होंगे, और ये जो फैमिली का जो रिलेशंस है ना, सब में ही कॉमन होगा, ठीक है। सो ये आपके स्पाउस के ब्रदर है, स्पाउस के ब्रदर को हम क्या बोलेंगे, इन लॉ वर्ड यूज करेंगे, तो ब्रदर इन लॉ, और उनकी वाइफ को सिस्टर इन लॉ। सिमिलरली स्पाउस के सिस्टर को सिस्टर इन लॉ, और उनके हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ। स्पाउस के साइड के सारे रिलेटिव्स में आपको इन लॉ वर्ड यूज करना पड़ेगा, ओके। अब अगर सपोज आप फीमेल हो, ये आपके हस्बैंड हुए, आपके स्पाउस हस्बैंड हुए, तो हस्बैंड साइड के जितने भी रिलेशंस है, ननद है, देवर है, जेठ है, जो भी है, सब ऐसे ही होगा। देवर और जेठ को हम ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, ननद को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। सपोजिंगली आप मेल हो और स्पाउस आपकी वाइफ है, तो वाइफ के जो फैमिली होते हैं, मतलब वाइफ के जो ब्रदर होते हैं, उनको हम ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, और वाइफ के सिस्टर को सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। तो ये दोनों ही केस में वैलिड है, करेक्ट, ओके। नाउ ये तो था हमारा थर्ड जनरेशन, अब आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन में, करेक्ट। फोर्थ जनरेशन में कौन होगा, हमसे जस्ट नीचे वाला जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारे बच्चे होंगे और हमारे कजन्स के बच्चे होंगे, ओके। तो आपके ब्रदर का बेटा हो या फिर आपके सिस्टर का बेटा हो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भतीजा और भांजा, दो अलग अलग वर्ड है, पर यहाँ पे वो एक ही वर्ड है, नेफ्यू। वैसे ही आपके ब्रदर की बेटी हो या सिस्टर की बेटी हो, दोनों ही नीस कहलाएंगे, भतीजी हो या भांजी हो, सब की सब नीस कहलाएंगी, ओके। नाउ यहाँ पे वैसे ही
आपकी वाइफ के लिए ये लोग नेफ्यू नीस होंगे, करेक्ट। अब आते हैं आपके बच्चे, ये है आपका प्यारा बेटा जिसको हम बोलेंगे सन, और ये आपकी प्यारी सी बेटी जिसको हम बोलेंगे डॉटर। जन्म से रिश्ते हैं तो इसके नाम है, इन लॉ वर्ड यूज नहीं करना है हमें यहाँ पे। अब ये जो बेटा का शादी हुआ, जो बहू आएंगी, शादी के बाद बहू आएंगी, राइट, तो ये बहू के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और बेटी के हस्बैंड जो दामाद होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। ओके, ये तो था हमारे जस्ट नीचे वाला जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे कजन्स के बच्चे, हमारे भाई बहन के बच्चे, ठीक है। अब उनके बच्चे का बारी आता है, तो आपका बेटा का बेटा हो या फिर बेटी की बेटा हो, मतलब आपका पोता हो या नाती हो, ठीक है, बेटा का बेटा, सन का सन या डॉटर का सन, दोनों ही आपके लिए ग्रैंड सन होगा। हिंदी में जो अलग अलग वर्ड है ना, यहाँ पे एक ही वर्ड है ग्रैंड सन। आपका चाहे बेटा की बेटी हो या फिर बेटी की बेटी हो, अगर आपके सन की डॉटर हो या फिर डॉटर की डॉटर हो, दोनों ही आपके लिए ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर, करेक्ट। अब सपोज आपकी उम्र बहुत लंबी है, ओके, आप तो 100 साल जियोगे, आप सेंचुरी मारोगे ही मारोगे, ठीक है, और आप इतने लकी हो कि आप अपने एकदम आगे वाले जनरेशन्स को भी देखोगे, ठीक है, पर पोतों वाले जनरेशन्स को देखोगे, तो क्या होगा, इनके बच्चे जो होंगे ना, इनके बच्चे जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, हाँ, ग्रेट ग्रैंडसन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जिसको हम बोलते हैं 6th जनरेशन, करेक्ट। सो दिस बेसिकली इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशंस एट अ ग्लांस, एक नजर में आपको सारा रिलेशंस दिख जाएगा, करेक्ट। Now I have made an exhaustive list of relations that we have discussed now in this table. ये पूरा टेबल में ना सारा लिस्ट ऑफ रिलेशंस है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। This you will not have to learn by heart if you have understood this diagram properly. Believe me. Okay, now moving forward. अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमें याद रखने हैं व्हाइल सॉल्विंग द ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। ओके, पहला पॉइंट क्या है, यू कैन नॉट अज्यूम द जेंडर ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन द नेम्स गिवन इन द क्वेश्चन। आप किसी भी पर्सन का जेंडर अज्यूम नहीं कर सकते हो बेस्ड ऑन द नेम। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी खुद की बुआ का नाम कृष्णा था और मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसका भी नाम कृष्णा था। मतलब मैं एक लड़का को भी जानती हूँ जिसका नाम कृष्ण है, एक लड़की को भी जानती हूँ जिसका नाम कृष्ण है, करेक्ट। अब ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, ट्रू। तो हम कैसे किसी भी इंसान का जेंडर डिटरमाइन करें जस्ट बेस्ड ऑन द नेम, राइट। सो we cannot assume the gender of the person just based on the name that is given in the first point, true. Now moving to the second point, if the statement says x is the son of y, x y का बेटा है, तो the gender of y cannot be determined unless mentioned in the question। दिया हुआ x y का बेटा है, x तो लड़का है पता चल गया, पर y मम्मी भी हो सकते हैं, x की पापा भी हो सकते हैं x का, सही है। तो हम कैसे अपने मन से अज्यूम कर ले कि y मम्मी होगी या y पापा ही होगा जब तक दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, राइट। तो ये था सेकंड पॉइंट। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, द वर्ड स्पाउस इंपॉर्टेंट है ये। द वर्ड स्पाउस मीन्स आइदर हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग स्पाउस, ठीक है।
नाउ फोर्थ पॉइंट, इन सम क्वेश्चंस अ वेब ऑफ रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है ना, बहुत पजलिंग होता है, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इतना सारा रिलेशंस दिया हुआ होता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हमें हड़बड़ी में सॉल्व नहीं करना है, और ना ही ऐसे क्वेश्चंस को देख के ना बहुत पैनिक करना है क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह सोच के, क्योंकि हम लोग एक डायग्रामेटिक अप्रोच यूज़ करेंगे सारे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, और वो डायग्रामेटिक अप्रोच का कुछ नोटेशंस होगा, और वो क्या होगा, हम लोग मेल के लिए प्लस साइन यूज करेंगे, फीमेल के लिए, एक सेकेंड इसको मैं चेंज करती हूँ, ओके, फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करेंगे, सेम जनरेशन के लिए डैश यूज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए डाउनवर्ड एरो यूज करेंगे, और हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल्स टू यूज करेंगे। देखते हैं कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल है। ओके, X is the son of Y. X is the son of Y. X Y के बाद वाले जनरेशन में तो डाउनवर्ड एरो यूज करेंगे, ठीक है। अब Y का हम लोग को नहीं पता है व्हाट जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, Y is wife of Z. So now it is clear that Y is female. पहला क्या था, X is the son, तो मेल है, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। Y अब पता चल गया हम लोग को फीमेल है, बिकॉज Y इज वाइफ ऑफ Z. Z की वाइफ है, मतलब Z बाय डिफॉल्ट हस्बैंड है, तो Z हस्बैंड है, ठीक है। M इज Y's ब्रदर, M कहाँ है, Y कहाँ है, ओके, M इज Y's ब्रदर, ब्रदर है मतलब प्लस साइन। अब देखिए Y और Z हस्बैंड वाइफ है, इसलिए इक्वल्स टू साइन, हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल्स टू साइन, सेम जनरेशन के लिए डैश, सेम जनरेशन है ना, M और Y भाई बहन है, सिबलिंग्स है, तो सेम जनरेशन में तो डैश। अब जो मेल फीमेल के लिए हमने प्लस और माइनस साइन का यूज किया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या, हाउ इज X, X क्या लगेगा किसका, M का, हाउ इज X रिलेटेड टू M। नाउ X क्या है, Y और Z का बेटा है, और M क्या है, Y का भाई है, मतलब मम्मी का भाई। आपका क्या लगेगा, मम्मी का भाई आपका क्या लगेगा, मामा लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल या फिर अंकल, ठीक है। तो X क्या लगेगा M का, M तो X के लिए अंकल हुआ या मामा हुआ, ठीक है, मैटरनल अंकल जिसको हम बोलेंगे, लेकिन X क्या लगेगा, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज X रिलेटेड टू M, हम लोग को X का रिलेशन बताना विथ रेस्पेक्ट टू M, ठीक है। सो एंड X इज नेफ्यू, बहन या भाई का बेटा को हम क्या बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे। जो हिंदी में भतीजा होता है और भांजा होता है उसको हम इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं। सो इसका आंसर क्या है, X इज नेफ्यू। अगर यही क्वेश्चन होता हाउ इज M रिलेटेड टू X, तो वो होता है अंकल या फिर मैटरनल अंकल, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ ब्लड रिलेशंस, होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। थैंक यू।